हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है साइंस पार्क यूट्यूब चैनल पर। आप तैयारी में जुटे होंगे 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स। आपको पता है कि आपकी डेट शीट आने वाली है, इसलिए आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। हमने 7 सैम्पल पेपर डाल दिए हैं आपके लिए। जिसने पढ़ाई नहीं की है पूरा साल या जिसका सिलेबस पूरा नहीं हो पाया किसी भी कारण से, तो आप मेरी ये वीडियो देखकर पूरे टॉपिक्स को आप समझ सकते हो, आपका कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। अगर कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिख कर बता सकते हैं। और आज हम जो कर रहे हैं, लास्ट है 2016 का सैम्पल पेपर, जो कि रीअपियर स्टूडेंट्स के लिए है और विजुअली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स के लिए भी था ये। और रीअपियर स्टूडेंट्स हैं जिनका री आ गया था, उनका क्वेश्चन पेपर आज हम सॉल्व करेंगे। ये देखिए 2016 का है, फर्स्ट सेमेस्टर का है। आगे देखिए हम कर रहे हैं। पहला सेक्शन हमारा भौतिक विज्ञान है। पहला क्वेश्चन है, वायु का अपवर्तनांक होता है। तो वायु का अपवर्तनांक 4 दे रखे हैं हमारे ये। तो हमारा इसमें वायु का अपवर्तनांक जो है 1.0003 है। ठीक है। पानी का जो होता है वो 1.33 होता है। तो यहाँ में वायु का पूछा गया है, तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है? अभिसारी का मतलब होता है कि जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर फोकसित कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, उसको अभिसारी लेंस कहते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन उत्तल लेंस, बी अवतल, सी समतल दर्पण, डी ए और बी दोनों। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, उत्तल लेंस। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है दृष्टिपटल। ये हम आँख का हर एक 2-3 उसमें हमारा सैम्पल पेपर में क्वेश्चन आया है, तो वहाँ पर ये हमने अच्छे से किया भी है। तो दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब बनता है, उल्टा और वास्तविक बनता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो दृष्टिपटल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बायोगैस में कौन सी गैस होती है? बायोगैस में मेथेन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो जो मेन होती है 70 से 75% जो होती है वो मेथेन होती है। इसके 4 ऑप्शन दे रखिए, प्रोपेन, इथेन, ब्यूटेन, मेथेन। डी है इसका राइट आंसर, मेथेन। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। प्रकाश के परावर्तन के नियम, ये देखिए 2 नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, जो हमारा ए है ये नहीं है। आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। आपतन कोण का मतलब है एंगल आई। आपतन कोण है जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनता है वो, और परावर्तन कोण जो है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो परावर्तन कोण होता है। तो ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। आपतन कोण अगर 30 डिग्री का होगा तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री का ही होगा। इस तरह से ये दोनों बराबर होते हैं। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि उत्तल लेंस में वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति लिखिए। उत्तल लेंस पर अगर हम वस्तु अनंत पर होती है तो उसकी जो प्रकाश की किरणें आती हैं लेंस से टकराने के बाद, जो अपवर्तन के बाद जो है मुख्य फोकस पर इकट्ठी हो जाती हैं, तो मुख्य फोकस पर इसका प्रतिबिंब बनता है। मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब बनता है और वहाँ पर कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनता है। जैसे हमारा उत्तल लेंस है और ये मुख्य अक्ष है और इससे किरणें आ रही हैं, तो ऐसे टकराने के बाद जो है
यहाँ पर जो बिंदु है, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर किरणें इकट्ठी हो जाती हैं सारी की सारी। तो यहाँ पर हमारा एफ है, ये हमारा 2F1 है, F1 है, 2F1 नहीं, F1 है, F2। यहाँ हमारा F1 होता है, यहाँ हमारा F2 होता है, यहाँ हमारा 2F2 होता है, यहाँ हमारा F1 होता है। तो यहाँ अनंत पर वस्तु रखी है और ये किरणें आ रही, तो ये कहाँ पर मिल रही हैं? F1 पर, F2 पर। तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो हमारी क्या होगी? ये दे रखी है, F2 पर बनती है। और प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक और उल्टा होता है। हमारा जो प्रतिबिंब है वास्तविक और उल्टा होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक डॉक्टर +1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। यानी कि किसी की डॉक्टर ने चश्मा बताया है जिसका लेंस है की क्षमता है प्लस में है, 1.5 डायोप्टर है। प्लस का मतलब होता है कि उसको उत्तल लेंस लगा है। उत्तल लेंस यानी कि उसको दीर्घ दृष्टि दोष हो गया है। तो हमें इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। हमें शक्ति दे रखी, क्षमता दे रखी लेंस की क्षमता, तो हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी है। देखिए लेंस की क्षमता को हम P से लिखते हैं और P हमारा प्लस में दे रखा है +1.5D। और फोकस दूरी निकालनी है, F = क्वेश्चन मार्क कर दिया। पहले हमें लेंस की क्षमता का सूत्र पता होना चाहिए, P = 1/F होता है। और अगर हमें F निकालना है तो F आगे आ जाएगा और 1/P फोकस दूरी निकालने का सूत्र हो जाएगा। तो 1 है ही और P हमारा दे रखा है 1.5। जब हम 1 को 1.5 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आएगा आंसर वो 0.67 मीटर आ जाएगा। यानी कि इसकी जो फोकस दूरी होगी 0.67 मीटर, यानी प्लस में है। इसका मतलब लेंस क्या है? उत्तल लेंस है। जो 8वां क्वेश्चन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। अब आगे देखिए, निकट दृष्टि दोष क्या होता है? ये देखो तीसरी बार आया है ये, मतलब 3 सेट में है ये क्वेश्चन 16 में। इसके क्या कारण हैं, इसका क्या उपचार है, ये हम पहले कर चुके हैं। देखिए निकट दृष्टि दोष का मतलब है जिसको ये दोष हो जाता है उस व्यक्ति को निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। ये आमतौर पर स्टूडेंट्स को ही होता है ये दोष, छोटे बच्चों को ही ये दोष होता है। इसमें क्या होता है, जिसको ये दोष हो जाता है उसका जो दूर बिंदु होता अनंत पर है, लेकिन दोष होने के बाद वो दूर बिंदु जो है नेत्र के पास आ जाता है। नेत्र के पास आने के कारण जो लेंस है हमारा वो प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना पाता, वो रेटिना पर से पहले बनाता है। रेटिना पर बनना चाहिए लेकिन वो जो हमारा दूर बिंदु है वो नेत्र के पास आ गया है, जिस कारण से प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले बनता है। कारण क्या है इसका? अभिनेत्र जो लेंस है उसकी वक्रता ज़्यादा हो जाती है और नेत्र गोलक है वो लंबा हो जाता है, ये इसके कारण है। हम संशोधन कैसे करेंगे? हम संशोधन के लिए अवतल लेंस का चश्मा लगाएंगे और अवतल लेंस का जब चश्मा लगाएंगे तो हमें दूर का साफ दिखाई दे जाता है। जैसे स्टूडेंट को क्लास में अगर वो पीछे बैठा है तो उसको बोर्ड का साफ दिखाई नहीं देता, तो उसको निकट दृष्टि दोष है और निकट दृष्टि दोष में उसको डॉक्टर अवतल लेंस लगाने की सलाह देता है। तो यह अवतल लेंस लगाकर हम उस दोष को दूर कर सकते हैं, उसका उपचार कर सकते हैं। ये देखिए ये डायग्राम भी दिखा रखे हैं इन्होंने। ऊपर जो हमारा दे रखा है कि उसका जो निकट बिंदु है दृष्टि दोष का जो दूर बिंदु है वो पास आ जाता है और जब ये दोष हो जाता है तो देखिए प्रतिबिंब यहाँ बनने लग जाता है और बनना चाहिए यहाँ रेड पॉइंट पे, बनता यहाँ पर है। इसलिए इसको दूर करने का हमारा अवतल लेंस लगा दिया है। अवतल लेंस लगाने के बाद दोबारा से देखिए इस रेटिना पर जो है हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये हमारा आँख का है जो ये 10वां क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है। आप 11वां क्वेश्चन देखिए, हमारा
रसायन विज्ञान सेक्शन भी स्टार्ट हो गया है। उसका 11वां क्वेश्चन है, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उनको क्या कहते हैं? खाली स्थान भरना है। 4 ऑप्शन दे रखिए, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, विस्थापन, संयोजन। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी में तो जो है ऊर्जा निकलती है, ऊष्मा निकलती है। विस्थापन अभिक्रिया में जो है विस्थापन होता है। संयोजन में दो अभिकारक जुड़कर एक नया उत्पाद बनाते हैं, नया उत्पाद बनाता है। तो ये ऊष्माशोषी वाला जो है ए वाला ही राइट आंसर है इसका। तो ए आंसर है इसका 11वें क्वेश्चन का। 12वां देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। देखिए, सिट्रिक अम्ल जो होता है खट्टे फलों में, जैसे नींबू में, संतरे में, मौसमी में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल जैसे चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, नेटल के डंक में ये मेथेनोइक अम्ल छोड़ते हैं। लैक्टिक अम्ल हमारा दूध दही में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। तो इसका आंसर है सिरके वाले का एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र कौन सा है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट दामन सोडे का है, या अमोनियम क्लोराइड है, NH4Cl, सी ऑप्शन। बी जो हमारा नमक का सूत्र है NaCl। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देखिए Na सोडियम, H हाइड्रोजन, CO3 कार्बोनेट। तो इससे क्वेश्चन से ही साफ नज़र आ रहा है कि इसका आंसर NaHCO3 है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। कोई विलन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच क्या होगा? वैसे तो यहाँ इसमें ऑप्शन होनी चाहिए थी कि भाई 1, 3, 4 जो भी है 8, 10, इसमें ऑप्शन नहीं दे रखी, इसलिए इसका क्वेश्चन हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो 8 से लेकर 14 के बीच में जो जिसका पीएच होगा वो जो विलन है वो जो है लाल लिटमस को नीला कर देगा। जो लाल लिटमस को नीला करता है उसकी प्रकृति अक्षारीय होती है, और अक्षारीय विलन का जो पीएच है वो 7 से ज़्यादा होता है। 7 से ज़्यादा से लेकर 14 तक उसका पीएच होता है, इसलिए इसका आंसर हम ऐसे भी लिख सकते हैं पीएच 8 से 14 तक। 7 से भी कर सकते हो, 7 पॉइंट कुछ से लेकर 7.5, 7 से, तो हम 8 से 14 लिख सकते हैं। फिर आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? इसका जो आंसर है ये है इधर। जब लोहे की कील को हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो उसमें विस्थापन अभिक्रिया होती है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, उसमें जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है और उस कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है। तो यहाँ जो कम अभिक्रियाशील धातु है वो है उसका विलयन है कॉपर सल्फेट, और आयरन जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है। तो आयरन क्या करेगी, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देगा और कॉपर की जगह खुद आ जाता है, तो कॉपर सल्फेट की जगह आयरन सल्फेट बन जाता है, कॉपर बाहर निकल जाता है। इसलिए विस्थापित करके और विस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। कॉपर सल्फेट जो होता है उसका रंग जो होता है विलयन का नीला होता है, लेकिन जब यह अभिक्रिया हो जाती है लोहा उसको विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बन जाता है, तो उसका जो रंग है नीले से थोड़ा हल्का हरा हो जाता है, इसलिए इसका रंग बदल जाता है। ये इसमें अभिक्रिया होती है Fe+CuSO4 तीर का निशान FeSO4 + Cu, यानी कि देखिए कॉपर जो है कम अभिक्रियाशील है और Fe ने कॉपर को हटा दिया है, विस्थापित कर दिया है। तो देखिए कॉपर की जगह Fe आ गया है, कॉपर साइड में अलग से निकल गया है। तो ये इस तरह से इसका रंग बदल जाता है। धोने के सोडे के 2 उपयोग लिख सकते हैं। पहला उपयोग है, इसका उपयोग हम घरों में साफ़ सफाई के लिए करते हैं। इसका उपयोग हम बोरेक्स बनाने में भी कर सकते हैं। इसका उपयोग हम उद्योगों में, कांच की फैक्ट्री उसमें भी, कागज़ फैक्ट्री में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसका उपयोग जो है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए करते हैं। जब जल की स्थायी कठोरता दूर हो जाती है तो वो मृदु बन जाता है, तो इसमें हम इसका उपयोग कर सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण देखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फार्मूला है वो CaSO4 ½ H2O यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट अर्ध हाइड्रेट है। इसमें हम 1.5 पानी के अणु जब मिलाते हैं
तो क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O जो कि जिप्सम है। यानी कि जब पीओपी में पानी मिल जाता है तो वो जिप्सम बन जाता है जो कि एक कठोर पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। हम सोडियम को, लिथियम को, पोटेशियम को, ये नरम धातु होती है, इनको आसानी से काट सकते हैं। और ऊष्मा की कुचालक कौन होती हैं, सीसा और पारा जो होती हैं ये ऊष्मा की कुचालक होती हैं। ये तो 18 क्वेश्चन हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब संतुलित करने का आ गया है। इसमें देखिए 19वें क्वेश्चन में 2 रिएक्शंस दे रखी हैं। पहला है बैरियम क्लोराइड। बैरियम क्लोराइड का फार्मूला हम लिखेंगे BaCl2, क्योंकि बैरियम की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, तो इनका फार्मूला हमारा BaCl2 बन जाएगा। प्लस में पोटेशियम सल्फेट है। पोटेशियम जो है इसकी वैलेंसी 1 होती है, सल्फेट की SO4 इसकी 2 होती है, तो जब इनका फार्मूला लिखेंगे तो K2SO4 हो जाएगा। बैरियम सल्फेट में बैरियम की भी वैलेंसी 2 होती है, सल्फेट की भी 2 होती है, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएंगी। तो बैरियम सल्फेट जो हमारा फार्मूला बैरियम सल्फेट FbSO4 हो जाएगा। पोटेशियम क्लोराइड जो है, पोटेशियम की भी एक वैलेंसी है, क्लोरीन की भी एक वैलेंसी, इसका इसलिए फार्मूला KCl हो जाएगा। तो हम यहाँ KCl लिख देंगे, फिर इसको हम बैलेंस कर लेंगे। लिखने के बाद देखिए बैरियम जो है अभिकर्मक में 1 है और उत्पाद में भी बैरियम 1 है, ये दोनों ये संतुलित है। फिर हम क्लोरीन को देख लेते हैं। क्लोरीन यहाँ पर अभिकर्मक में जो है 2 हैं, और यहाँ उत्पाद में देख लेते हैं 1 थी, KCl में 1 थी, इसको 2 बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 लगा दिया है। यहाँ 2 लगाने से क्या होगा, क्लोरीन जो है 2 हो जाती हैं, तो क्लोरीन भी अब बैलेंस हो गई है। फिर हम पोटेशियम को देख लेते हैं। यहाँ पोटेशियम जो है वो 2 हैं, पोटेशियम 2 हैं, तो यहाँ देख लीजिए जब हमने KCl के सामने आगे 2 लगाया था तो पोटेशियम भी 2 हो गए, तो हमारा पोटेशियम भी बैलेंस है। सल्फ़र देख लीजिए, सल्फ़र इधर 1 है, यहाँ भी 1 है सल्फ़र, तो ये भी बैलेंस है। ऑक्सीजन इधर 4 हैं, ऑक्सीजन 4 है, तो ये हमारा जो अभिक्रिया ही हमारी ये संतुलित हो गई है। अगली देखिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम रिएक्शन में लिखते हैं तो H2 लिखते हैं, क्लोरीन को लिखेंगे तो Cl2 लिखेंगे। तीर का निशान जो है हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला होता है HCl, क्योंकि H की भी वैलेंसी 1 होती है, Cl की भी 1 होती है, तो HCl हो जाता है। तब जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ 2 हैं अभिकर्मक के, और HCl लिखा था तब 1 ही थी, इसलिए हमने इसके सामने 2 लगा दिया है। 2 लगाने से क्या होता है, हाइड्रोजन 2 हो गई हैं, तो ये बैलेंस हो गई है। क्लोरीन 2 थी, तो यहाँ HCl से पहले 2 लगाने से Cl भी 2 हो गई हैं, तो ये हाइड्रोजन भी 2 दोनों तरफ, क्लोरीन भी 2 दोनों तरफ, तो ये हमारी जो अभिक्रिया है ये संतुलित हो गई है। अब परिभाषा 20वां क्वेश्चन है, इसमें परिभाषा पूछी है आघातवर्धता क्या होता है। तो ये धातु का वह गुण होता है जिसमें धातुओं को पीट पीट कर चादरें बनाई जाती हैं, इसलिए इसको आघातवर्धता कहते हैं। जैसे कि लोहे की चादरें बनाते हैं, सोने की चांदी का वर्क है जो मिठाई पे लगा होता है वो भी पतला पतला बिल्कुल, वो गुण आघातवर्धता ही होता है। अगला है यशद लेपन। निश्चित लेपन का मतलब होता है कि अगर हम धातुओं को संक्षारण से बचाना है तो उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाते हैं, और जिंक की परत चढ़ाना ही क्या कहलाता है, यशद लेपन कहलाता है। ये हमारे 20 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हमारा सेक्शन C जीव विज्ञान स्टार्ट हो गया है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क यानी गुर्दे होते हैं, किडनी होते हैं। किडनी का काम क्या होता है, उत्सर्जन, एक्सक्रीशन इसका काम होता है। तो ये हमारा 21वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो उत्सर्जन है। अगला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा प्रिंटिंग में मिस्टेक है, पादप आएगा, पादक लिखा हुआ है। पादप के वायवीय भागों द्वारा, और यहाँ द्वारा वाष्प, वाक्य नहीं है ये, वाष्प आना है, के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है। तो ऑप्शन दे रखी है वाष्पोत्सर्जन, स्थानांतरण, जाइलम, फ्लोएम। तो इसका जो राइट आंसर है वो वाष्पोत्सर्जन आएगा, ए ऑप्शन है वो इसका आंसर है। अगला देखिए, जीवाणु जनित रोग कौन से हैं।
जीवाणु जनित यानी ये दोनों रोग जो दे रखे हैं लैंगिक संचारित रोग हैं। ये जीवाणु जनित गोनेरिया ए बी सिफिलिस दोनों ही जीवाणु जनित रोग हैं, इसलिए सी ऑप्शन है, ए व बी दोनों आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में पराग कण होते हैं। तो इसका पहला जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए है। अंडाशय, अंडक, बाह्य दलीय पुष्प के ही भाग हैं, लेकिन जो पराग कण है वो पराग कोश में पाए जाते हैं। पादप में जल का वहन कैसे होता है? पौधों में पानी जो है वो मिट्टी में होता है, मिट्टी के नीचे होता है, तो वो पौधों में कैसे पहुंचता है? वहन का मतलब ये होता है पौधों के हर एक भाग में कैसे पहुंचता है। तो इसका वैसे जाइलम जो ऊतक होता है वो इसको सभी भागों तक पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है? तो जाइलम ऊतक में जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिनिकाएं तथा वाहिका आपस में जुड़कर, यानी कि उनकी जो वाहिनिकाएं होती हैं और वाहिकाएं होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं और एक जाल सा बना लेती हैं। उस जाल से क्या होता है, पानी एक भाग से दूसरे भाग में और ऊपर ऊंचाई तक पहुंच जाता है। जड़ों की जो कोशिकाएं होती हैं वो मृदा के संपर्क में होती हैं, और मृदा के संपर्क में होती हैं तो वो उसमें मृदा से जो है जड़ें आयन प्राप्त कर लेती हैं। जब आयन जड़ में आ जाते हैं तो एक उनके बीच में एक अंतर उत्पन्न हो जाता है, आयन सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न हो जाता है, और इस आयन सांद्रण में अंतर के कारण जो है पानी जो है मृदा से जड़ में आ जाता है। और जब पानी मृदा से जड़ में आ जाएगा तो ये जो आयन सांद्रण में अंतर था ये समाप्त हो जाता है, और ये इस तरह से पानी जो है जड़ में आने के बाद फिर जड़ से ऊपर तने में, तने से पत्तियों में और ऊपर ऊपर तक पहुंच जाता है। इस तरह से पादप में जल का वहन जाइलम द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं? दो उदाहरण दीजिए। एक लिंगी पुष्प वे होते हैं जिसमें पुंकेसर या स्त्री केसर जननांग में से केवल एक ही जननांग हो, उसे हम क्या हो, एक लिंगी कहते हैं। और उदाहरण है पपीता और तरबूज, ये एक लिंगी पुष्प के उदाहरण हैं। मानव में वृषण, ये थोड़ी ही मिस्टेक है प्रिंट में, तो यहाँ वृषण आएगा। मानव में वृषण के क्या कार्य हैं? तो वृषण का जो दो कार्य हैं, एक तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन और श्रावण करता है वृषण, और फिर है दूसरा है वृषण में शुक्राणुओं का उत्पादन भी वृषण में ही होता है। तो ये इसके कार्य हैं। गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन सी हैं? संक्षिप्त वर्णन दीजिए। ये पीछे भी क्वेश्चन आया था, तो इसका देखिए। गर्भरोधी तरीकों के गर्भ निरोधन जो तरीके हैं वो अलग तरीके से हैं। पहला है यांत्रिक अवरोध है। यांत्रिक अवरोध में क्या होते हैं, इसमें जो नर में होते हैं उसमें उसको शिशन को ढकने वाले कंडोम का इस्तेमाल करते हैं, और जो महिलाएं होती हैं वो योनि में रखने वाली अनेक युक्तियाँ का प्रयोग कर सकती हैं। तो इससे क्या होता है, शुक्राणु और अंड आपस में मिल नहीं पाते, और शुक्राणु अंड कोशिका तक नहीं पहुँच पाता, और निषेचन नहीं होगा, और इसे गर्भ धारण भी नहीं होगा। दूसरा है हार्मोन संतुलन में परिवर्तन करके। हार्मोन संतुलन में कैसे परिवर्तन होगा? बहुत सी दवाइयाँ आती हैं गोली के रूप में, माला डी, सहेली, इनका उपयोग करके जो है हार्मोन संतुलन में परिवर्तन किया जा सकता है, जिससे जो है अंड का मोचन नहीं हो पाता, और मोचन बनता तो है लेकिन वो रिलीज़ नहीं हो पाएगा, मोचन नहीं हो पाएगा। और अंडे का मोचन नहीं होगा तो अंडे और शुक्राणु का मिलन भी नहीं होगा, संलयन भी नहीं होगा, निषेचन भी नहीं हो पाएगा, तो इससे गर्भधारण भी रुक जाएगा। तीसरा है लूप या कोपर्टी को गर्भाशय में स्थापित करके, ये महिलाओं में गर्भाशय में स्थापित की जाती है। ये भी शुक्राणु और अंडे का निषेचन होने से रोकती हैं। चौथा है शल्य क्रिया तकनीक द्वारा यानी ऑपरेशन द्वारा, ये पुरुष और महिला दोनों में किया जा सकता है। पुरुष में क्या करते हैं, उसकी शुक्र वाहिकाएँ होती हैं उनको काट कर उसको बांध देते हैं, तो इससे क्या होता है, शुक्राणु जो होते हैं वो बाहर नहीं जा पाते, उनका स्थानांतर रुक जाता है। स्त्री में भी उसकी अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका होती है, उसको काट कर उसको बांध देते हैं, तो उसका जो अंडाणु है वो गर्भाशय तक नहीं पहुंचता, और वहाँ नहीं पहुंचता तो फिर गर्भ धारण भी नहीं हो पाता। तो ये 4 तरीके हैं जिससे हम गर्भ धारण को रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन है,
मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है और इसके अथवा में नेफ्रॉन का दे रखा है। तो हम पहले मनुष्य में दोहरा परिसंचरण का देखते हैं क्या है। पहले एक बार इसका डायग्राम समझ लेते हैं। ये इसका डायग्राम देखिए, हृदय है, जो बायां तरफ है ये रेड रेड जो दिखा रखा है ये बाईं तरफ है, जो ब्लू दिखा रखा है ये दाईं तरफ है। तो जो रेड दिखा रखा है इसका इसका मतलब ये शुद्ध रक्त है, ऑक्सीजन वाला रक्त है। और जो नीले कलर में दिखा रखा है ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त है, यानी अशुद्ध रक्त है, विऑक्सीजनित रक्त है। अब देखिए जो फेफड़े की कोशिकाएं हैं, ऊपर कुपिका की कोशिकाएं दिखा रखी हैं। यहाँ पर क्या है, शुद्ध रक्त शुद्ध होता है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है रक्त में वो फेफड़ों में चली जाती है और फेफड़ों में जो ऑक्सीजन होती है वो रक्त में आ जाती है। तो रक्त में आने से वो ऑक्सीजनित रुधिर हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और ये शुद्ध होने के बाद जो फुफ्फुस शिराएँ हैं, जो देखिए रेड दिखा रखी है फुफ्फुस शिरा है। ये फुफ्फुस शिरा जो है रक्त को हृदय के इस बायां लिंद में लेके आती है। ये बायां लिंद है, हृदय का बायां लिंद है। बायां लिंद से फिर जो है शुद्ध रक्त बाएं नीले में आता है। ये बाएं नीले दिखा रखा है। बाएं नीले से जो शुद्ध रक्त है वो महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक चला जाता है। शरीर के विभिन्न भागों में जाने के बाद वहाँ पर जो है ऑक्सीजन को तो वो दे देता है वहाँ पर कोशिकाओं को, और वहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में आ जाती है। तो वहाँ जो ऑक्सीजनित रुधिर था वहाँ पर विऑक्सीजनित हो जाता है, और वो विऑक्सीजनित रुधिर जो है यहाँ दाएं आलिंद में आ जाता है। दाएं आलिंद में जो शरीर का ऊपरी भाग है वहाँ से और जो शरीर का निचले भाग है वहाँ दोनों के लिए अलग अलग महाशिराएँ हैं जो इस अशुद्ध रक्त को लेकर दाएं आलिंद में पहुँचती हैं। दाएं आलिंद में जब ये अशुद्ध रक्त आता है तो यहाँ दाएं आलिंद से ये दाएं नीलय में प्रवेश करता है। दाएं नीलय से फिर ये जो है फुफ्फुस धमनी द्वारा, फुफ्फुस धमनी इसको फेफड़ों में लेके जाएगी, जहाँ फिर से ये शुद्ध हो जाएगा और ये दोबारा से ऐसे ही चक्कर स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ दोहरा परिसंचरण का मतलब क्या है कि हृदय में 2 बार जो है रक्त प्रवेश कर रहा है। एक बार तो देखिए शुद्ध होने के लिए वो फेफड़ों में जाता है तो फेफड़ों वाला हो जाता है, और एक बार जब वो हृदय में आ जाता है इसमें शुद्ध और अशुद्ध ये दोनों का बंटवारा होता है। और दोनों का बंटवारा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो स्तनधारी और जो पक्षी होते हैं वो समतापी होते हैं और उनको अपने शरीर का तापक्रम बनाए कर रखने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है और निरंतर पड़ती है। लगातार उनको हमेशा अपने शरीर का तापमान एक जैसा बनाए रखना पड़ता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये जो इनका रुधिर है ऑक्सीजनित और विऑक्सीजन अगर ये आपस में मिक्स हो जाता है तो इतनी ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो पाएगी, इसलिए इनका अलग रहना ही ज़रूरी है। अलग रहेंगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में वहाँ तक पहुँचेगी, उत्तकों तक, वहाँ पर फिर ग्लूकोज का विखंडन होगा और ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी और ये अपने शरीर का तापमान बनाए रखेंगे, उनका संतुलन बनाए रखेंगे। इसलिए इस दोहरा परिसंचरण आवश्यक है। और देखिए इसमें यही समझा रखा है इधर मनुष्य में दोहरा परिसंचरण का क्या मतलब है कि रक्त एक चक्कर में 2 बार हृदय से गुजरता है, इसलिए इसको दोहरा परिसंचरण कहते हैं। पहले यही बात बता रखी है कि दायां आलिंद में जो है शरीर के ऊपरी भाग से और शरीर के निचले भाग से महाशिराएँ भी ऑक्सीजनित रक्त को लेकर आती हैं। यह रक्त दाएं आलिंद से दाएं नीले में जाएगा और वहाँ से फिर ये दाएं नीले से फुफ्फुस धमनी फेफड़ों तक लेके जाएगी और वहाँ फेफड़ों में क्या होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान होगा, यानी कि रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में चली जाएगी और फेफड़ों से ऑक्सीजन रक्त में आ जाती है और यहाँ रक्त शुद्ध हो जाता है। फिर क्या होता है, जो फेफड़ों से ऑक्सीजनित रुधिर है वो फुफ्फुस शिराओं द्वारा हृदय के बाएं आलिंद में आ जाएगा और बाएं आलिंद से ये क्या है ऑक्सीजनित रुधिर बाएं नीले में प्रवेश कर जाता है और फिर यहाँ से बाएं नीले से ये महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँच जाता है और वहाँ पर ऑक्सीजन का उपयोग कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है रक्त में आ जाती है। अब यह अशुद्ध रक्त जो है दोबारा हृदय के दाएं आलिंद में लौट आता है। इस तरह से हृदय में रक्त एक चक्कर में 2 बार हृदय में से गुजरता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं,
दोहरा परिसंचरण कहते हैं। और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? स्तनधारी और पक्षी वर्ग को अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए निरंतर उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए हृदय में शुद्ध और अशुद्ध रक्त का बंटवारा होता है ताकि वे आपस में मिश्रित ना हो। इससे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी होती है और ऊर्जा भी अधिक मात्रा में बनती है, जिससे वो अपना तापमान बनाए रखेंगे। तो ये हमारा दोहरा परिसंचरण था। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा है वृक्क की रचना और कार्यविधि के बारे में बताना है। वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन या वृक्काणु कहते हैं। रचना में क्या है? रचना का मतलब है कि जो हमारा वृक्काणु है वो कैसे बना है। तो इसमें पहला जो है बोमन संपुट, हम इसके में भी पहले डायग्राम से समझ लेते हैं। देखिए ये बोमन संपुट दिखा रखा है, बोमन संपुट है, ये लिखा हुआ देखिए बोमन संपुट है। और इसके अंदर जो है केशिकाओं का गुच्छा होता है, इसको ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ बोलेंगे। कोशिका लिखा हुआ है, वैसे केशिका गुच्छ होता है। इसमें देखिए वृक्क की धमनी की शाखाएं देखो दिखा रखी हैं, रुधिर को लेके आ रही हैं। ये शिरा की शाखाएं हैं, रुधिर को यहाँ लेके आते हैं। और यहाँ जो केशिका गुच्छ है ये केशिकाओं का जाल होता है, ये एक छलनी की तरह काम करता है। यानी कि यहाँ रक्त आकर रक्त को छाना जाता है, रक्त को शुद्ध किया जाता है। तो जब रक्त छनता है तो उसमें से कुछ उपयोगी पदार्थ भी उसमें निस्संदन में चले जाते हैं। निस्संदन का मतलब होता है जो छन के जाता है उसको निस्संदन बोलते हैं। उसमें अमीनो, ग्लूकोज, अम्ल, लवण, यूरिया और पानी की मात्रा भी चली जाती है। ये देखिए इसका दूसरा भाग जो है ये नलिकाकार भाग है, पीला पीला जो दिखा रखा है ये सारा नलिकाकार भाग जो है ये हमारे वृक्काणु का नलिकाकार भाग है। फिर ये लास्ट में जो दिखा रखी है संग्राहक नली है। तो ये जो निस्संदन आया है ये इसमें से गुजरेगा नलिकाकार भाग में। जब ये नलिकाकार भाग में से निस्संदन गुजरता है तो हमारे शरीर के लिए जो उपयोगी पदार्थ हैं, ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, लवण है और भाई पानी है, ये यहाँ दोबारा से अवशोषित करके रक्त में दोबारा से वापस डाल दिए जाते हैं। देखो रक्त में कैसे डालेंगे, साइड में ये जो रक्त की धमनी, वृक्क धमनी है, ये इसके साथ साथ चलती हैं। तो यहाँ पर ये अवशोषित करके इसमें डाल देते हैं, जिसको पुनर्अवशोषण बोलते हैं। और ये जो है कुछ स्रावण भी करती हैं, जो ये निस्संदन के अंदर नलिकाकार भाग जो है इसका कुछ स्रावण भी करता है। जैसे हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, अमोनिया जो है वो निस्संदन में डाल देती हैं और ताकि उसका अम्ल और क्षार का और आयनिक संतुलन बना रहे। और फिर ये संग्राहक नली में आ जाती है। संग्राहक नली से जो है मूत्र उसमें मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय में चला जाता है और मूत्राशय से फिर वो मूत्रमार्ग द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये देखिए रचना में बोमन संपुट हम समझा दिया कब क्या आकार का होता है। और ये केशिका गुच्छ को घेरे रहता है। केशिका गुच्छ क्या होता है, उसमें रुधिर केशिकाओं का गुच्छा बन जाता है, उसको ही हम केशिका गुच्छ कहते हैं। और ये केशिका गुच्छ एक छलनी की तरह काम करती है और ये रक्त को छानती है। वृक्काणु का जो नलिकाकार भाग होता है तीसरा देखिए संग्राहक नलिका में खुलता है। ये इसकी रचना हो गई। क्रियाविधि देखिए निस्संदन है,